नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। कोरोना ने देश को डॉक्टर और नर्सों की अहमियत समझा दी है। इस दौर में देश ने जान लिया है कि इनकी कितनी भारी कमी है। WHO के मुताबिक 300 लोगों में एक नर्स होना चाहिए। जी हां, गौर से सुनिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 300 लोगों में से एक नर्स होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में 670 लोगों पर एक नर्स है। सोचिए, होना चाहिए 300 पर एक नर्स और है 670 लोगों पर। यही हाल डॉक्टरों का भी है। हर 1000 आदमी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, मगर यहाँ पर भारत में 1500 लोगों पर एक डॉक्टर है। छोटे शहरों ग्रामीण इलाकों में हालात और भी खराब हैं। WHO के मुताबिक देश ने स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की भारी कीमत चुकाई है और खास करके कोरोना काल के दौरान इस पूरे मसले को बहुत गंभीरता से महसूस किया गया है। इस पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में ऐसा कोहराम मचाया कि हर शहर, हर अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ लग गई थी। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन तक कम पड़ गए थे। डॉक्टर अपनी जान हथेली पर लेकर मरीजों की सेवा कर रहे थे। इस दौर में नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोरोना ने पूरे देश के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने इसे जाहिर कर दिया है। WHO के मुताबिक 300 लोगों में एक नर्स होनी चाहिए, लेकिन NSSO ने खुलासा किया है कि देश में 670 लोगों पर एक नर्स है। इसके अलावा जो नर्सें अस्पतालों में काम कर रही हैं, उनमें एक बड़ा हिस्सा अनट्रेन्ड का है। उन्हें इतनी जानकारी भी नहीं है कि मरीजों को इंजेक्शन या सलाइन कैसे चढ़ाया जाता है। NSSO ने 2017 से 2018 के बीच एक रिसर्च में बताया कि देश में हर एक डॉक्टर पर 3 नर्स हैं और ऐसा ही होना चाहिए। मगर देश के हर राज्य में हालात अलग अलग हैं। कुछ राज्यों में अधिक डॉक्टर हैं तो कुछ राज्यों में अधिक नर्सेज। दिल्ली, हिमाचल में एक डॉक्टर पर 4 से 5 नर्सें हैं। पंजाब में एक डॉक्टर पर 6.5 पैरा मेडिकल स्टाफ हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और बिहार में हर एक डॉक्टर पर एक से भी कम नर्सें हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में डॉक्टर और नर्स दोनों की संख्या और अनुपात बेहद कम है, जबकि कर्नाटक और झारखंड में डॉक्टर नर्स का औसत अनुपात थोड़ा बेहतर है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और नर्सों के साथ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। NSSO 2017-18 की रिपोर्ट बताती है कि पूरे देश में डॉक्टर और नर्सों का अनुपात लगभग हर राज्य में अलग अलग है। कोरोना काल से ही स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने और डॉक्टरों के साथ नर्सों की भी संख्या बढ़ाने की बात सरकार ने की थी, लेकिन ये आंकड़ा बताता है कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं इस हद तक खराब हैं कि इसमें सुधार के लिए सरकार को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु नेगांधी, एडिशनल प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के। हमारे साथ हैं गिरधर ज्ञानी, DG हैं AHPI के, यानी एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के, और साथ ही सुजाता राव हैं, पूर्व स्वास्थ्य सचिव। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और बहुत गंभीर मसला है और चर्चा की शुरुआत ज्ञानी जी मैं आपसे करना चाहता हूं सर, क्योंकि कोरोना काल में हमने इस पूरे मसले को बहुत ही गंभीरता से महसूस किया है, इस तरह की दिक्कत को। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है कि 300 मतलब होने चाहिए, जो अभी WHO की रिपोर्ट आई है, ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है कि हम हेल्थ केयर के मामले में कितने पीछे हैं। तो आपके हिसाब से सर क्यों इतनी बड़ी दिक्कत है? क्योंकि डॉक्टर की कमी भी है, और डॉक्टर की कमी तो एक बात समझ में आती है कि ठीक है कि उसके लिए आपको बहुत भारी भरकम इंतजाम करना होता है कॉलेजेस का, पढ़ाई लिखाई का, लेकिन एक छोटी मोटी ट्रेनिंग भी हम नहीं दे सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स की भारी कमी है। क्या रीजन आपको लग रहा है सर, क्यों ऐसा है? देखिए, डॉक्टर्स की कमी जो है ना, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ, स्पेशलिस्ट की कमी ज़्यादा है रादर देन ए सिंपल MBBS। हमने आपको कितनी बार हमने सरकार को भी बताया है और सरकार भी ये मानती है और उन्होंने इसके ऊपर कदम उठाना शुरू कर दिए, लेकिन वो बहुत लेट हो गए हैं।
क्योंकि अगर आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं है तो अब जैसे सरकार ने कहा कि हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 80% वैकेंसीज अभी भी चल रही हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर की, गायनेकोलॉजी की, जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जन की। अब अगर इस तरह से वैकेंसी चल रही है हमारे सरकारी महकमों में, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ये परेशानी है। इसका मेन कारण ये है कि 2014 में जब 50,000 सीटें थी एमबीबीएस की, उस समय पोस्ट ग्रेजुएट सीटें थी सिर्फ 20,000, और इसकी वजह से स्पेशलिस्ट की भारी कमी हो गई। और ये स्पेशलिस्ट जितने भी थे वो बड़े बड़े शहरों में आ गए और छोटे शहरों में जाने के लिए स्पेशलिस्ट हमारे पास थे ही नहीं। तो मुख्य कारण हमारा ये है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने या सरकार ने उस समय ये ध्यान नहीं दिया कि हमें स्पेशलिस्ट की सीटें उतनी ही रखनी चाहिए जितने के अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स की हैं, और यही इस समस्या का कारण बना है। अब सुधार थोड़ा हुआ है, 76,000 एमबीबीएस डॉक्टर्स की सीट है हमारे पास इस समय, और उसके हिसाब से करीब 35,000 स्पेशलिस्ट बनते हैं, लेकिन वो भी अभी आप देखिए अभी भी बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो ये मुख्य कारण पॉलिसी इशू था, जिसमें कि हेल्थ केयर एजुकेशन को इंडस्ट्री से अलग माना गया। आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट में भी एक एजुकेशन मिनिस्टर अलग होता है हेल्थ केयर के अंदर, और हेल्थ एंड फैमिली वेल का मिनिस्टर अलग होता है। जैसे दो दुकानें अलग अलग चलती हैं, ये संभव नहीं है। एक ही आदमी देखे कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, उसके हिसाब से उतनी इस तरह की सीटें होनी चाहिए थी। नहीं, ठीक है, ये बात मतलब ठीक है सर, लेकिन आज चूंकि मसला मतलब ये इतना गंभीर मसला इसलिए है क्योंकि कोरोना काल में इसको महसूस किया गया, इस कमी को। और मैं आपसे हिमांशु जी अब यही इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं सर कि डॉक्टर का मसला अलग है सर, उसके ऊपर तो काफ़ी बात हो चुकी है, लेकिन आप जरा बताएं कि नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, इसकी इतनी दिक्कत क्यों होती है सर? इसका इंतजाम हम क्यों नहीं कर पाते? यहाँ पर तो आपको बहुत कम खर्चे में, बहुत कम ट्रेनिंग में आप इसका इंतजाम कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम सर पिछड़ रहे हैं, क्यों? इस क्यों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि सबसे मुश्किल काम होता है डॉक्टर और नर्स को प्रोड्यूस करना, और डिफिकल्टी इंडेक्स में अगर आप मुझे पूछें तो उसके बाद आएगा डिफिकल्टी इंडेक्स में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को प्रोड्यूस करना। इस पृष्ठभूमि पर अगर हमने अच्छे कदम उठाए हैं एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और काफ़ी विकासशील देश, भारत अकेला ही नहीं है जहाँ की इस स्तरों पर कमियां जो हैं, जो हमारे सामने आज जो दिख रही हैं, वो काफ़ी विकासशील देश हैं जहाँ ऐसी ही कमियां देखी जाती हैं आमतौर पर। और भारत में तो एक्चुअली जैसे गिरधर जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि HRH ह्यूमन रिसोर्सेज में काफ़ी प्रशंसनीय सुधार भी किए गए हैं। तो ये बात को मैं नहीं मानता हूं कि ये क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि ये एक पॉलिसी अटेंशन में बात ज़रूर आ गई है और इस पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अब मानव संसाधन में जब निवेश होता है, ह्यूमन रिसोर्स में जब निवेश होता है, तो इसके कई लाभ होते हैं जो कि केवल हेल्थ सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहते। ये रोजगार भी बढ़ाते हैं, आर्थिक विकास में भी योगदान करते हैं। तो एज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमें इस इश्यू को देखना बहुत ही ज़रूरी है आगे आने वाले वर्षों के लिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक अचीव करने की बात ग्लोबली हो रही है, उसके लिए भी एक सक्षम हेल्थ वर्कफोर्स होना ज़रूरी है। और इस हेल्थ वर्कफोर्स में सारे लोग अकॉर्डिंग टू द स्किल मिक्स एज इज रिक्वायर्ड, जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर भी हो, नर्स भी हो, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल भी हो, और सारे वो व्यक्ति मौजूद हों जिनकी ज़रूरत इफेक्टिव और एफिशिएंट हेल्थ केयर डिलीवरी में जिनकी पड़ सकती है। ये बहुत ज़रूरी बात है सर जो आपने कही, और चूंकि आपने जो सवाल खड़े किए और जो आपने बताया, इसके लिए सुजाता राव मैम हमारे साथ हैं और हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं मैम, तो आप ज़्यादा बेहतर इस पूरे मामले को समझती होंगी। आप जरा बताएं मैम कि क्या इस ज़रूरत को कभी पॉलिसी के अंदर समझा गया है? क्या डॉक्टर के ऊपर हम फोकस करते हैं, हालांकि वहाँ पर भी भारी पैमाने पर कमी है, और क्योंकि डॉक्टर और जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, अगर वो दोनों ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या वहाँ पर अगर सप्लाई की दिक्कत है, मैन पावर की दिक्कत है, तो आपका पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। तो क्या इस इम्पोर्टेंस को कभी समझा गया है, और ऐसा क्यों है कि हम प्रॉपर तरीके से इसके इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं? नर्सेस के, पैरामेडिकल स्टाफ के, वार्ड बॉय को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये लोग ट्रेन नहीं होंगे, इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक अकेले डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। देखिए, जब आप कमियों के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर हो या नर्स हो, तब एक
ऑल इंडिया फिगर लेके हम पॉपुलेशन को के लिए एक डॉक्टर, 1000 पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर होना करके ऐसे देखने से तो आंकड़े इतनी बुरी नहीं है इंडिया में कंपेयर टू अफ्रीका या कुछ। हाँ, अमेरिका से कंपेयर करें तो जरूरी बहुत ही खराब हैं आंकड़े। पर यहाँ पे जो भी है हमारे डॉक्टर्स, उसमें देश के अंदर जहाँ तमिलनाडु और केरला में पॉपुलेशन के नॉर्म से देखें तो ज्यादा है, और बिहार में बहुत ही कम है। वो जो WHO नॉर्म रखा हुआ है उससे हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इक्वली स्प्रेड आउट नहीं है। नॉर्थ इन स्टेट्स में बिहार हो या मध्य प्रदेश हो या यूपी हो, बहुत ही कम ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं। साउथ इंडिया में ज्यादा हैं। और कॉलेजेस की आप देखें तो 100 में से कोई 60 डॉक्टर मेडिकल कॉलेजेस तो साउथ में होंगे, कोई 30 या 40% तो नॉर्थ में होंगे। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो कहते हैं हम, तो इसको पहले सुधारना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूसरे प्रोफेशंस के से कंपेयर करें तो यहाँ पे कोई डॉक्टर जो केरला का है वो जाके यूपी में या बिहार में काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है और वहां पे रहने हाल चाल में और सोशल मिलियो अलग हो सकती है, और उसी के स्टेट में जब डिमांड है तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इन वजह से बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक है, और हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने वर्ल्ड बैंक और 92 के बाद जब हमारी इकोनॉमी बहुत ही खराब हो गई थी, वर्ल्ड बैंक लोन्स और IMF लोन्स लेना हमें पड़ा, तो हेल्थ सेक्टर को बहुत ही कम पैसा मिला और हमें प्राइवेटाइजेशन के मार्ग को चुनाना पड़ा था। तो आप देखें तो कोई 500 550 कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा मोर देन हाफ प्राइवेट सेक्टर में हैं। हाँ, और ये प्राइवेट कॉलेजेस की तो अपनी स्टोरी है। वहां पे क्या हो रहा है कि आप 50 लाख रुपए देने से ही जो पैसा है वो ही एडमिट हो सकता है। नीट रखने से उसके तौर पे फिर भी अब एक MD सीट के लिए 2-3 करोड़ रुपए। मैम ये जो मसला आप उठा रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैम मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो बात आपने कही, मैं आपसे सिंपली, चूंकि आप स्वास्थ्य सचिव रह चुकी हैं, आप जरा बताएं मैम कि नर्सेस को ट्रेनिंग देने में, पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग देने में, वार्ड बॉय को ट्रेनिंग देने में, क्या उसके लिए भी पर्याप्त फंड नहीं है? क्या उसके लिए पर्याप्त फंड के इंतजाम नहीं किए जाते हैं? क्योंकि वहां पर तो आप कम खर्चे में काम कर सकते हैं। नहीं, हम जो गवर्नमेंट में जो जब एक बार भर्ती हो जाते हैं उनकी तो इन सर्विस ट्रेनिंग काफी होती है, और इन सर्विस ट्रेनिंग यानी मल्टीटास्किंग। जैसे एक डॉक्टर हो तो उसको एनेस्थीसिया के बारे में सिखाया जाता है, मल्टीटास्किंग ये कहते हैं, और नर्सेस को फिर जैसे डिलीवरी करना है वो मल्टीटास्किंग सब सिखाते हैं, पीडियाट्रिक नॉलेज देते हैं, वो तो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है। पर प्री सर्विस ज्वाइन होने से पहले ही कमी है एजुकेशन में, और ये फैकल्टी नहीं है। काफी 50% हमारे कॉलेज में फैकल्टी कमी है, क्वालिटी बहुत ही खराब है। सच्ची आप MCI के गाइडेंस लेके एक टीम को भेजिए, ज्ञानी साहब बताएंगे आपको 50% कॉलेजेस को कल सवेरे हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं किया है। जब क्वालिटी, जब पहला जो निकला वही क्वालिटी पोर हो, तो कितना हम इन सर्विस ट्रेनिंग कर सकते हैं? तो इसके वजह से मेरे को ये लगता है, मैं एक सेंटेंस बोलना चाहती हूँ कि हेल्थ सेक्टर को सभी ने 75 ईयर्स में हर गवर्नमेंट में, छोड़िए कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, हर राष्ट्र में, हर हमारे देश में नेग्लेक्ट किया गया है। GDP में 1% हम खर्च कर रहे हैं। जब इंडिपेंडेंस मिला तब 1% करते थे, अब 2021 में भी हम 1% कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मैम। बढ़ाने हैं, पैसे बढ़ाने हैं, बजट बढ़ाना है, और मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट सेक्टर में लगाना है, और फिर तभी हमारी ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। हिमांशु जी, मैं संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा सर कि पहले तो आप ये बताएं कि देश भर के लिहाज से इसका तात्कालिक समाधान क्या है? क्योंकि पेंडेमिक ने हमें झकझोर के रख दिया। हमने देखा किस तरह से अस्पतालों में दिक्कतें आई, किस तरह से ट्रीटमेंट में दिक्कतें आई। तो आप जरा बताएं कि तात्कालिक सॉल्यूशन, क्योंकि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, हम कोरोना काल में ही जी रहे हैं, बेशक उसकी धार थोड़ी कम हुई है।
आप जरा बताएं सर कि इसका तात्कालिक सॉल्यूशन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हम हेल्थ केयर वर्कर्स को तैयार कर पाएं, हेल्थ केयर स्टाफ को तैयार कर पाएं, इसके लिए तात्कालिक सॉल्यूशन क्या है सर? मृत्युंजय जी, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि तात्कालिक सोल्यूशन हेल्थ वर्कफोर्स में नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक एक्चुअल रिजल्ट बनता है। फिर भी एक मुद्दे वाली बात मैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि रिपोर्ट में हमने कहा है कि जो कुल स्टॉक ऑफ हेल्थ वर्कर्स हैं जो हमारे देश में हैं वो है करीब 57 लाख, 5.7 मिलियन, जिसमें से जो आज एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं, जो वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, वो नंबर करीब है 30 लाख, दैट इज अबाउट 3 मिलियन। 5.7 मिलियन जब स्टॉक है और 3 मिलियन जो हैं जो एक्चुअल आज वर्कफोर्स में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये कटौती कहाँ और क्यों हो रही है? हो सकता है इनमें से एक बड़ी संख्या रिटायर हो चुकी हो, माइग्रेट कर चुकी हो, कुछ चूज कर रहे हो कि हमें वर्कफोर्स में अब नहीं रहना है, हमें घर संभालना है या कुछ और बिजनेस में काम करना है। तो ये रीजंस को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है कि ये 2 मिलियन जो लोग हैं, अगर इनमें से हम आधे भी हम हेल्थ सर्विसेज में दोबारा ला सकते हैं, डी स्किल हो गए तो उनके रीस्किलिंग प्रोग्राम कीजिए एंड इसको स्टडी करके, ये क्वालिफाइड तो ऑलरेडी हैं और ये हमारे देश में मौजूद हैं, तो क्या कोई ऐसा पॉलिसी इंटरवेंशन किया जा सकता है जिससे हम इनको आने के लिए एनकरेज करें? एक दूसरा मुद्दा भी है जो हम जब डॉक्टर नर्स की बात करते हैं तो ये केवल डॉक्टर और नर्स के एब्सोल्यूट या कुल आंकड़े की बात नहीं है, इनके एक स्किल मिक्स की भी बात होती है। स्किल मिक्स का मतलब है कि हमें कितने डॉक्टर पर कितने नर्स चाहिए, वो हमारे वर्कफोर्स के जो फंक्शंस हैं उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो हमें ये भी थोड़ा सा वर्कआउट करके कि अगर हमारे पास डॉक्टर कम है तो क्या हम नर्सेज में इन्वेस्ट करके नेक्स्ट 3 to 5 years के लिए कुछ करना चाहें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है जिस पर बहुत ही डिटेल डेलिब्रेशंस होनी चाहिए और उसके बाद ही हम किसी ठोस कदम को उठा सकेंगे। ये आपने बहुत सही बात कही। तो यही सवाल गिरधर ज्ञानी जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक तो जो सर ने कहा कि सप्लाई हमारे यहाँ है, उसको सिस्टम में लाने की जरूरत है, तो आप जरा बताएं, क्योंकि एक तो इसकी दिक्कत है ये, दूसरा लोगों में एक बेरुखी भी है और इसी को देखते हुए बैलेंस भी नहीं है। आप देखिए केरल में सबसे ज्यादा हम देख पाते हैं कि नर्सेस की सुविधा होती है, लेकिन वहां पर 1 डॉक्टर पर 1 नर्स है, पंजाब में 1 पर 6 है। तो इसके पीछे पलायन भी है और मतलब मिसमैच है, इस तरह से आप कह सकते हैं। ये मिसमैच क्यों है सर? क्या यहाँ पर कुछ और ल्यूक्रेटिव तरीका भी अपनाया जाना चाहिए ताकि लोगों का रुझान बढ़े? हाँ, देखिए, मैडम सुजाता ने बात आपको बताई थी कि ये जो कमी है ना कि साउथ इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस तो थे वो 2/3 हैं और 1/3 मेडिकल कॉलेज पूरे कंट्री के हमारे नॉर्दर्न पार्ट में हैं। तो सबसे बड़ी स्टार्टिंग यहाँ पे थी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव इंटरवीन कि ये जो कॉलेजेस हैं तभी खुलेंगे जहाँ जिसकी ज़रूरत हो। अब आप देखिए पौंडीचेरी जैसी छोटी जगह में 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं और आज से 4 साल पहले बिहार में सिर्फ 13 मेडिकल कॉलेजेस थे। तो ये एक शुरू की जो है कमी थी। अब एक कदम जो सरकार ने उठाया है आयुष्मान भारत 2018 में, उससे एक बड़ा फर्क आया है, क्योंकि उसके पहले आई थिंक सुजाता जी ने बड़ी अच्छी बात आपको बताई कि पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहा। हेल्थ केयर जो था वो इलेक्शन एजेंडा नहीं था, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, इसकी वजह से ध्यान जाता नहीं था। लेकिन अब जो है 2018 में आयुष्मान भारत आया और अब जो कोविड की वजह से लोगों की आंखें खुली है, गवर्नमेंट भी सजग हो गई है। तो अभी जैसे हिमांशु जी आपको कह रहे थे, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे 1.5 लाख डॉक्टर हमारे विदेशों से MBBS करके आए हुए हैं, रशिया से, चाइना से, इनको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये बेकार बैठे हुए हैं। इनको अगर हम थोड़ी सी ट्रेनिंग देके इनको इस्तेमाल करें तो हम काम में ला सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री ने 3 महीने पहले कोविड वॉरियर्स का एक कार्यक्रम लॉन्च किया कि 4 महीने के अंदर हम कोविड वॉरियर तैयार करें, जिसको हम कहते हैं अलाइड हेल्थ केयर वर्कफोर्स, जो हम जिनके लिए HPI हमारी ट्रेनिंग दे रही है। तो कुछ शॉर्ट टर्म पे ये कदम उठाए गए हैं। एक बात मैं आपको और बताऊंगा नर्सेज के बारे में। ओके सर। अभी जैसे बताएगा कि केरला में बहुत नर्सेज हैं, मैं आपको बताता हूँ नर्सेज इसलिए कम है कि उनको हम कितने देते हैं तनख्वाह, 14,000 15,000 देते हैं। ड्राइवर को उसी अस्पताल में हम 18,000 देते हैं। देखिए इसकी वजह से नर्सेज अभी, अब कोई माँ बाप अपने बच्ची को नर्सेज नहीं बना चाहेगा। ये बताइए, बहुत बड़ी बात आपने कही कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को
हेल्थ केयर स्टाफ या नर्स नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक तो वो बहुत माना जाता है कि चलो आप कुछ नहीं कर पाए तो बाद में उस प्रोफेशन को चुनते हैं, सैलरी बहुत कम है, इसलिए आपने कहा कि केरल से पलायन भी है। अब सुजाता मैम, आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा रही हैं, पॉलिसी में रही हैं मैम, आप जरा बताएं कि क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। पहली बात कि कैसे हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं, जो अभी हमारा एवरेज बहुत खराब है दुनिया के सामने। आप जरा बताएं कि इस कमी को दूर करने के लिए हमें अपने लेवल पे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या प्रयास किए जाने चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो जो ज्ञानी साहब ने कहा है वो बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं। जो है हमारे पास उन सबको एक एक को चुन चुन के हम उनको ट्रेनिंग दें तो कुछ ना कुछ निकलेगा, इंक्लूडिंग आयुष वाले। आयुष भी इमरजेंसी में रजिस्ट्रेशन हो, ऐसी चीजें भी कर सकते हैं। दे मे नॉट डू इन्वेसिव प्रोसीजर, पर छोटी छोटी अलग जो काम है, एंसिलरी काम है, वो भी उनको ट्रेनिंग दे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि उनको नहीं है। तो ऐसी जो हमारी फोर्स है, जो पूरी हेल्थ फोर्स है, उनको शॉर्ट टर्म पर क्वालिटी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और हम सिंसियरली उसके ऊपर खर्च करना है। देखिए, आप आंध्र प्रदेश, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, कोई भी राष्ट्र ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेस देन 1% ऑफ द बजट ट्रेनिंग में देते हैं। तो ये ट्रेनिंग के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। जापान में बजट में 100 रुपए में से लेके 6 रुपए इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए खर्च किया जाता है और हम 1 रुपए से कम कवर करते हैं। मैम, कितना खर्चा होना चाहिए आपके हिसाब से, जो अभी हमारा बजट का एलोकेशन है, जो बात आप कर रही हैं, बहुत फ्लैग ऑफ कर रही हैं आप जरा बताएं क्या एलोकेशन होना चाहिए मैम अभी। नहीं, ट्रेनिंग के लिए बजट में 5% शुड बी गिवन खाली ट्रेनिंग। जो अभी हिमांशु जी ने कहा है, ज्ञानी जी ने कहा, वो सब क्या कह रहे हैं कि जो हमारी वर्कफोर्स है उसको तो ट्रेनिंग दीजिए। और ये कोविड एग्जाम्पल के बाद तो हर डॉक्टर को इमरजेंसी केयर मालूम होना चाहिए। हाउ टू डू मैनेज ऑक्सीजन बेड, हाउ टू मैनेज वेंटिलेटर। ये तो इतने बेसिक्स हो गए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी तो हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई है। जी। तो आप स्पेशलिस्ट के बारे में तो नहीं सोच सकते हैं। ये जो कॉमन बन गई है, इनको तो इन चीजों में इनको फर्स्ट ईयर ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेनिंग, ये आपने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रेनिंग के ऊपर हमारा खर्च बढ़ना चाहिए, वहां पर बहुत कमी है और तात्कालिक सॉल्यूशन इसका यही हो सकता है। लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन तो सर ने बताया कि किस तरह से आप पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। माफी चाहूंगा मैम, वक्त की कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हिमांशु जी आपका, गिरधर ज्ञानी जी आपका और सुजाता जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।